चालित या प्रणोदित सरल आवृत्ति दोलक क्या होता है या ड्रिवन और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जब किसी अवमंदित दोलक पर बाह्य आवृत्ति बल F=F0 sin ओमेगा t लगाया जाता है तो दोलक प्रारंभ में स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन करता है, परंतु कुछ समय पश्चात ओमेगा 0 आवृत्ति से दोलन समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात दोलक अवमंदन बलों के विरुद्ध किए गए जाने वाले कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है और प्रणोदित आवृत्ति ड्रिवन फ्रीक्वेंसी ओमेगा से दोलन करने लगता है। प्रणोदित या चालित दोलक का आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत रहते हैं। इस प्रकार के दोलक को चालित या प्रणोदित दोलक या ड्रिवन या फोर्स ऑसिलेटर कहते हैं। प्रणोदित दोलक पर 3 प्रकार के बल लगते हैं। प्रत्यानयन बल Fr=-kx, यहाँ k बल नियतांक है तथा x विस्थापन है। अवमंदन बल या Fd=λ/dx/dt, यहाँ लैम्डा अवमंदन नियतांक तथा dx/dt दोलक का वेग है। बाह्य प्रत्यावर्ती बल Fe=F0 sin ओमेगा t, यहाँ ओमेगा बाह्य बल की आवृत्ति है। दोलक के कार्यशील परिणामी बल F=Fr+Fd+Fe। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से m द्रव्यमान के दोलक की गति का समीकरण लिखा जाता है md2xdt2 -kx -λ/dx/dt+F0 sin ओमेगा t, या d2xdt2 λm dx/dt kbmx F0/m sin ओमेगा t। λm=2r, kbm=ओमेगा 0² तथा F0/m=F0 होता है। d2xdt2 2r dx/dt +ओमेगा 0² x F0 sin ओमेगा t समीकरण प्रणोदित दोलक का अवकल समीकरण है। प्रारंभ में दोलक को विस्थापित करने पर वह अवमंदित दोलक की भांति गति करता है जिस पर बाह्य प्रत्यावर्ती बल आरोपित है। ये दोलन इस प्रकार मंडलित दोलन होते हैं तथा दोलक के क्षणिक ट्रांजिएंट व्यवहार को प्रदर्शित करता है। कुछ समय पश्चात क्षणिक व्यवहार अवमंदित हो जाता है और दोलक की स्थायी अवस्था स्टेडी स्टेट प्राप्त हो जाता है। अतः उपरोक्त समीकरण के 2 हल होते हैं, क्षणिक और स्थायी, तथा पूर्ण हल इनके अध्यारोपण से प्राप्त होते हैं। क्षणिक अवस्था या ट्रांजिएंट स्टेट के व्यवहार की व्याख्या पिछले अध्याय में कर चुके हैं। अब हम स्थायी हल प्राप्त करते हैं। स्थायी अवस्था या स्टेडी स्टेट में प्रणोदित दोलक बाह्य बल की आवृत्ति से ही दोलन करता है। अतः इस अवस्था में जो हल होता है x=x0 sin ओमेगा t -5, dx/dt x0 cos ओमेगा t -5, d2xdt2 -ओमेगा 0² x0 sin ओमेगा t -5। उपरोक्त को समीकरण में रखने पर हमें -ओमेगा 0² x0 sin ओमेगा t -5 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t -5 ओमेगा 0² x0 sin ओमेगा t -5 F0 sin ओमेगा t F0 sin ओमेगा t -5 + 5 F0 sin ओमेगा t -5 cos 5 F0 cos ओमेगा t -5 sin 5। उपरोक्त समीकरण समय t के सब मानों के लिए यथार्थ है, अर्थात जब cos ओमेगा t -5 0 हो या sin ओमेगा t -5 0 हो। अन्य रूप में sin ओमेगा t -5 तथा cos ओमेगा t -5 के गुणांकों की तुलना करने पर -ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 0² x0 F0 cos 5 2r ओमेगा x0 F0 sin 5 समीकरण में भाग देने पर tan phi = 2r ओमेगा 0² - ओमेगा स्क्वायर। इस समीकरण 5 तथा 4 को वर्ग करने पर x0 F0 ओमेगा 0² - ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर +4r² ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ। इस समीकरण में अगर हम रखते हैं तो प्रणोदित दोलक की स्थायी अवस्था में विस्थापन का समीकरण प्राप्त होगा x=F0 ओमेगा 0² - ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर +4r² ओमेगा स्क्वायर +4r² ओमेगा स्क्वायर टू द पावर हाफ sin ओमेगा t tan इनवर्स 2r ओमेगा ओमेगा 0² - ओमेगा स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन नहीं करता है, बल्कि चालित बल की आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है तथा दोलक के आयाम समय के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दोलक की विस्थापन आरोपित बल से फाई कला कोण में पीछे रहता है। प्रणोदित दोलक की कला या फेज ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर tan phi = 2r ओमेगा ओमेगा 0² - ओमेगा स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण द्वारा प्राप्त कलांतर की 3 विशिष्ट स्थितियों में व्याख्या उपयोगी होती है। जब ओमेगा ओमेगा 0 न्यून चालित आवृत्ति या लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ले लो,
tan phi इज इक्वल टू 0 या phi इज इक्वल टू 0 होता है, अर्थात प्रणोदित दोलक एवं चालक बल दोनों एक ही कला में कंपन करते हैं। बी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, क्रांतिक चालित आवृत्ति या क्रिटिकल डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 रखने पर tan phi इज इक्वल टू इन्फिनिटी या phi इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस स्थिति में प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से पाई बाई 2 पीछे रहता है। जब ओमेगा इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा 0, अति चालित आवृत्ति हाई ड्रिवन फ्रीक्वेंसी से tan phi इज इक्वल टू -2r बाई ओमेगा नियरली इक्वल टू 0, तो phi इज इक्वल टू पाई। अतः जब चालक आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से बहुत अधिक होती है तो प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से पाई कोण पीछे रहती है। कलांतर phi का चालक बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ परिवर्तन हमने इस चित्र में दर्शाया है। कलांतर phi का चालक बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। प्रणोदित दोलक का आयाम एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेटर। इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रणोदित दोलक का आयाम x0 इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर हाफ समय पर निर्भर करता है, बल्कि चालक बल की आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है। अतः इस चालक बल अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करते आयाम को नियंत्रित रखते हैं। अवमंदन बल को न्यून या r इज लेस देन ओमेगा अगर हम करते हैं तो इस स्थिति में चालित दोलक का आयाम होगा x0 इज इक्वल टू f0 बाई ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू mf0 बाई m ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू f0 बाई k। न्यून चालित आवृत्ति की स्थिति में दोलक की आयाम आरोपित बल के आयाम तथा बल नियतांक पर निर्भर करता है, अवमंदन बल के दोलक के द्रव्यमान पर नहीं। क्रांतिक चालित आवृत्ति या क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जब आरोपित आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 के बराबर हो, अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, तो समीकरण से x0 इज इक्वल टू f0 बाई 2r ओमेगा इज इक्वल टू m f0 डिवाइडेड टू m r ओमेगा इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई लैम्डा ओमेगा 0। इससे स्पष्ट है कि स्वाभाविक आवृत्ति दोलन करने पर दोलक की आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है और इसके मान में वृद्धि होने पर दोलक का आयाम कम होता है। उपरोक्त दोनों स्थितियों में दोलक का आयाम अनुपात होगा x इज इक्वल टू x0 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 डिवाइड बाई x0 ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई लैम्डा ओमेगा 0 k बाई f0 इज इक्वल टू k लैम्डा ओमेगा 0। दिस इज इक्वल टू m ओमेगा 0 स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 टाउ, या x0 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 x0 ओमेगा इज लेस देन x0 इक्वल टू q। इस समीकरण से यह ज्ञात होता है कि विशेषता गुणांक q आयाम को नियंत्रित करता है। अति चालित आवृत्ति या हाई ड्रिवन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा 0। समीकरण से यह अल्प अवमंदन की स्थिति में दोलक का आयाम हो जाएगा x0 इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। अतः दोलक की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तो दोलक की आयाम चालित आवृत्ति ओमेगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फलतः दोलक में प्रणोदित आवृत्ति ओमेगा की अनुक्रिया रिस्पॉन्स घटती है। अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद की स्थिति अगर होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, तो अधिकतम आयाम की स्थिति पर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर न्यूनतम है। ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 0, या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा r। अतः ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। आवृत्ति पर प्रणोदित दोलक का आयाम अधिकतम होता है। इस आवृत्ति की अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अवमंदन बल में मान में वृद्धि होने पर अनुनादी आवृत्ति कम आवृत्ति की ओर से विस्थापित होती है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया। अनुनादी आवृत्ति पर प्रणोदित दोलक के अधिकतम आयाम x0 मैक्स इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो x0 मैक्स इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई 2r ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू f0 q डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर 1 प्लस 1/8 q स्क्वायर q इज इक्वल टू ओमेगा 0 बाई 2r। शून्य अवमंदन की स्थिति में q का मान अनंत होता है, इसलिए समीकरण से ज्ञात होता है कि दोलक का आयाम अनुनाद की स्थिति में अनंत होता है, परंतु जैसे जैसे अवमंदन गुणांक में वृद्धि होती है
Q का मान कम होता जाता है और दोलक का अधिकतम आयाम का मान कम होता जाता है। उपरोक्त सभी परिणामों को देखते हुए प्रेरणोदित दोलक के आयाम को चालित आवृत्ति पर निर्भरता चित्र के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न स्थितियों में प्रेरणोदित दोलक का कालांतर तथा आयाम की तुलनात्मक सारणी में प्रदर्शित किया गया है। अनुनाद की तीक्ष्णता। अनुनादी आवृत्ति में दोनों तरफ चालक बल की आवृत्ति तथा आयाम जिस दर से गिरता है वो हमने दर्शाया। यह अनुनाद की तीक्ष्णता का परिणामी को व्यक्त करता है। यदि अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक की आवृत्ति के न्यून परिवर्तन करने में आयाम पर्याप्त मात्रा में गिरता है तो अनुनाद की तीव्रता तीक्ष्ण शार्प कहलाती है, और यदि आयाम में परिवर्तन कम होता है तो अनुनाद सपाट कहलाता है। इस चित्र में खींचे गए वक्रों को स्पष्ट है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में वक्र का ढाल अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ बहुत अधिक होता है, इसलिए अनुनाद तीक्ष्ण होता है। परंतु अवमंदन के अधिक होने के पर अनुनाद सपाट हो जाता है क्योंकि वक्र की ढाल कम हो जाती है। धन्यवाद।